हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27 साइंस क्लास 10th है और अच्छी वर्कशीट है। श्वसन से रिलेटेड ही चल रहा है ये, ठीक है। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। यानी जो हमारी श्वसन प्रणाली है उसको दो भाग में बांटते हैं। एक तो देखिए ये है कि गुहा और नलियों को आपस में जोड़ने वाली प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है, और दूसरी वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दो तरीके से हो गया। पहली बात तो वायु जो जाती है या अंदर तक, बॉडी के अंदर तक, वो कौन कौन सी प्रणालियाँ नलियाँ करती हैं, और दूसरा गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो चलिए पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं। ये इसका चित्र है, देखिए। इसको छोटा कर देते हैं पहले। तो आप ये देखेंगे कि नासमार्ग है, नास का छिद्र है, और ये है नासमार्ग, ठीक है। और ये है एपिग्लोटिस, ठीक। श्वास नली है इसी में साथ में, और इसके ऊपर ये जो है रिब्स टाइप की बनी हुई है ना, जो इसको पिचकने से बचाती हैं। श्वसनी है फिर उसके बाद, और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से फेफड़े हैं फिर, और डायफ्राम ये होता है, ठीक है। दिख ही रहा होगा आपको बॉडी में, ठीक। और जो श्वसनी के में छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं श्वसनिकाएँ कहलाती हैं, जो कि दिखा रखा है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ दिखाया हुआ है, और उसी में कुपिकाएँ और कुपिकीय वाहिनी हैं, छोटी 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 इस तरह की बनी हुई है। तो इतना आपको चित्र में समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने वाली प्रणाली के बारे में बात करते हैं हम, कि नाक वायु को गर्म और फिल्टर करता है। सबसे नाक से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जब वायु अंदर जाती है तो गर्म होती है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कई बाहर से कई बार, और ठीक है ना, या कई बार कम हो भी। उस बॉडी टेम्परेचर तो वही है, बाहर की हवा को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। और फिल्टर यानी कि गंदगी जो है बाहर की हवा के साथ अंदर ना जाए बॉडी के, तो वही नाक से ही फिल्टर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है ग्रसनी। वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है उसे ग्रसनी कहते हैं। फिर है वॉइस बॉक्स, जिसे स्वर यंत्र भी बोलते हैं, एडम एप्पल भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब खाना अंदर निकलते हैं तो ये बाहर की तरफ थोड़ा सा आ जाता है ना, बाहर अंदर ऐसा होता है। ये श्वास नली को श्वसनी से जोड़ती है। कौन? श्वास नली जो ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है, श्वास नली है। उपास्थि वलयन संरचना का प्रदान करते हैं, श्वास नली को खुला रखते हैं, ठीक है। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीले नाम के महीन महीन से बाल होते हैं श्वास नली के अंदर। वो क्या करते हैं, वो हवा के अंदर, मतलब जो हमारे हवा जो अंदर जा रही है फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले उसको फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। अब श्वसनी क्या है, ग्रसनी अंत में इन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जो ग्रसनी है दो भागों में विभाजित हो जाती है, श्वसनी हो जाती है, और ये फुफ्फुस को में प्रवेश कर जाते हैं, फुफ्फुस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दिखा भी रखा है आपको पूरी फिगर को, इसको आप देखे थे, इसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये वो हैं जो वायु को संचालन कर रहे हैं। अब वो प्रणाली जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है तो वो प्रणाली है फुफ्फुस, ठीक है। श्वसनिकाएं फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग होता है, मतलब बहुत पतला सा वायु मार्ग होता है जो फुफ्फुस की सतह तक पहुंचाया जाता है, वायु को पहुंचा देता है। और कुपिका वाहिनी होती है, छोटी छोटी शाखाओं का नेटवर्क है बहुत ज़्यादा, और ये जो है कुपिका तक पहुंचती हैं। और कुपिका ही वो जगह है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए पूरी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन चाहिए, तो ऊपर फेफड़ों से बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन कुपिकाओं के द्वारा जाएगा, और वो ब्लड में मिल जाता है, रक्त आरबीसी के अंदर। देखिए फिगर भी दिखा भी रखा है, ठीक है।
फिगर में दिखा रखा ना कि ये रक्त के अंदर मतलब ये जो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है और जो दूसरा है CO2 वाला है वो बाहर हो जाता है। तो इस तरह से जो है पूरी ब्लड्स का जो CO2 है, गंदी जो वायु है, उसको अगर बाहर निकालना तो वही ब्लड के द्वारा ही वहाँ तक पहुँचती है। फिर कोशिका से ही ब्लड अलग हो जाता है और गैस फेफड़ों के द्वारा हमारे शरीर से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये है लाल रक्त कणिकाएं फैला रही हैं। देखिए ऑक्सीजन लाल रक्त कणिकाओं में फैलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेलस में फैलता है। आपको दिख रहा होगा ये फिगर में भी। ठीक है, चलिए और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फुफ्फुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो पाए, मतलब एक सतह बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है और रुधिर वाहिकाएं जो है ये केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा जो रुधिर है वो कोशिकाओं तक लेकर आती हैं। जो केशिकाएं हैं ना, सब जगह जो छोटी छोटी पाइपलाइंस हैं वो रुधिर को यानी ब्लड को कोशिका तक लेकर आती हैं और कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर तक पहुंचा देती है, बाकी सारे शरीर की कोशिकाओं तक। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जंतु का आकार बढ़ता है तो अकेला विसरण ही इन सब काम को नहीं कर सकता है। ठीक है, उसकी दक्षता और ज़्यादा चीज़ें चाहिए उसके लिए। जैसे फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उत्तक तक पहुंचाते हैं। तो जो बड़े प्राणी हो गए, जैसे मनुष्य जैसे जीव हो गए, तो फुफ्फुस की जो वायु है से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उत्तक तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है और वहां तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, मानव के अंदर जो है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर है, यानी ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ सप्लाई करता है। ऑक्सीजन के लिए उच्च जो है बंधुता रखता है, मतलब कि यह वर्णक जो हीमोग्लोबिन है लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है, RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और इसी के द्वारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना क्रिया। सांस लेना में ऑक्सीजन जो है वो वाली वायु शरीर के अंदर आएगी, पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है सब। कि देखिए जब हम सांस लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो है बाहर की तरफ ऑक्सीजन निकल जाता है, छाती वो बाहर की तरफ हो जाती है, पेट थोड़ा अंदर की तरफ हो जाता है और जो डायफ्राम है वो समतल हो जाता है। जो हिस्सा है ना पेट और छाती के बीच का वो थोड़ा समतल हो जाता है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, और दबाव के द्वारा ही फेफड़ों से वायु चली जाती है। अब CO2 की बात है, ठीक वैसे CO2 का नुकसान होता है। पसलियाँ जो है शिथिल हो जाती हैं, फेफड़े मतलब ऊपर का हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, पेट बाहर की तरफ होता है और डायफ्राम जो है गुंबद की तरह ये शेप बन जाता है। क्लियर हुआ ये? और गुहा का आयतन भी कम हो जाता है। इस तरह से दबाव कम हो जाता है और फेफड़े से वायु बाहर चली जाती है। तो हमने ये पूरी पूरी वर्कशीट पढ़ ली। अब क्वेश्चन के आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उपास्थि वलय का क्या कार्य है? तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये देखिए उपास्थि वलय क्या करती है, श्वसनी को पिचकने से बचाती है। प्रश्न नंबर 1 मिल गया आपको, दिख गया नहीं ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे कि मनुष्य, उनमें ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो ये हमें जानना है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। बड़े देखिए इसी के अंदर आंसर है ये, यहाँ पे लिखा है जैसे जिस जंतु का आकार बड़ा होता है तो उसमें दिक्कत होता है, विसरण के द्वारा ही ऑक्सीजन नहीं जा सकती। तो ये पूरा आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। क्लियर हो गया कैसे होता है? हीमोग्लोबिन जो है पहुँचाता है मनुष्य में स्पेशल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि सांस लेने सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया को समझाना है हमें। तो डायफ्राम की प्रक्रिया देखिए, क्वेश्चन के आंसर ही रहा। सांस लेने के दौरान डायफ्राम समतल हो जाता है इस तरह का थोड़ा सा,
और जब सांस छोड़ते हैं तो वो गुमन की तरह शेप हो जाता है। और डायफ्राम कहाँ होता है? बॉडी का जो आपका पार्ट है बॉडी बन गई और यहाँ की तरफ डायफ्राम होता है, ये आपका हिस्सा रेस्पिरेटरी जो नीचे डाइजेशन होता है, दोनों हिस्सों को डिवाइड करता है, डिवाइडर का काम करता है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है बच्चों। अगर वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन में नोटिफिकेशन में ऑल जरूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में बताइएगा कूपिका का क्या कार्य है, ठीक है। पिछली वर्कशीट में भी कराया था, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं पिछली वर्कशीट को जरूर देखें उनको, ताकि बाकी चीज़ें भी समझ में आती रहें। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।